समझ हमने एक डेवलप कर ली कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर हमें बच्चे के लिए थेरेपी स्टार्ट करनी है घर पर या सेंटर में, हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरत होती है कि सभी जगह सभी तरह की थेरेपी के लिए ज़रूरी है और हैंड फंक्शन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि जिस जगह आप करा रहे हैं उस जगह का एटमॉस्फेयर शांत हो, साफ सुथरा हो, एक हैप्पी इन्वायरमेंट हो, खुशहाल इन्वायरमेंट हो, बैठने की उचित वहाँ पर व्यवस्था हो, लाइटिंग अच्छी हो, बैठने की जो स्थिति है बच्चे की उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो। फिर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि उसके लिए पीठ, गर्दन, कंधे और उसकी जो मसल्स हैं उनमें अच्छी ताकत और संतुलन हो, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो फिर हैंड फंक्शन में वो कैसे ध्यान दे पाएगा। तो उसके साथ साथ आपको जो कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं उनको भी कराना है अगर ये चीज़ें वीक हैं बच्चे की। तो अगर नहीं वीक है तब तो बहुत अच्छा है, आप उसको बैठाइए और कराइए। लेकिन ज़्यादातर में कुछ थोड़ी बहुत समस्या होती है तो उस पर भी अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले बच्चा गर्दन, जो बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा है या जो बच्चा अपनी पीठ नहीं संभाल पा रहा है, फिर उससे हमें आगे पहले ही और चीज़ें कराने से का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको पीठ, गर्दन, कंधा, इन सारी चीज़ों की जो स्ट्रेंथ है ये अच्छी होनी चाहिए। इसको डेवलप करने के लिए जो भी एक्सरसाइजेज चाहिए उनको करा करके उनको डेवलप करें। जो भी असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए साथ में उनको आप समझें और उनका अरेंजमेंट करें। और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें चाहिए उन असिस्टिव डिवाइसेस में अपने बच्चे के हिसाब से या और चीज़ों में वो चेंज करके उसके हिसाब से उनको तैयार कर लें। तो इसमें जैसे अगर आप देखें ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपका एक अच्छा खुशनुमा एनवायरनमेंट है, लाइटिंग प्रॉपर है, बच्चे को शांत करे, उसके दिमाग को वो करे, इस तरह का कोई भी ये नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन आपको इस तरह से कुछ भी तैयारी करनी है, कोई एक जगह ऐसी हो। इसमें इस जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं इसमें दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। अगर हम इसको देखें बाएं हाथ पे ये लड़की है जो कि सीपी चेयर पे बैठी है। और भी कई तरह की सीपी चेयर्स अवेलेबल होती हैं जो हमारे लोकल लेवल पर अवेलेबल होती हैं इंडिया में। आप उनको आसानी से बनवा सकते हैं, अवेलेबल भी होती हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रंक बैलेंस को सपोर्ट करती हैं, तो अगर बच्चे का ट्रंक बैलेंस थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा इनके सपोर्ट से बैठ करके फिर आप उसको हैंड फंक्शन के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर एक जो राइट साइड में आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बच्चा है, इसको प्रोन स्टैंडर्ड कहते हैं। ये प्रोन स्टैंडर्ड पर खड़ा हुआ है बच्चा। इसमें इस तरीके से आके पेट के बल सहारा लेकर के बच्चे को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है और उसके हाथ अब फ्री हो गए जिससे कि वो हैंड फंक्शन कर सकता है। अगर बच्चे में आपको प्री रिक्विजिट जो है कि सिटिंग पोस्चर, अगर प्रॉपर सिटिंग आप ले आते हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो इस अगर आप फोटोग्राफ को देखें तो इसमें कई चीज़ें दिखाई जा रही हैं कैसे बच्चा बैठ सकता है। एक पहला है पालथी पोस्चर है, क्रॉस लेग पोजीशन जिसको हम कहते हैं, या दोनों पैर एक साइड घुमा करके बैठ सकता है या पद्मासन लगा के बैठ सकता है। ये जो स्थिति है पद्मासन वाली ये बहुत अच्छी स्थिति होती है अगर बच्चे इसमें बैलेंस बनाने में भी आसानी होती है बच्चों को। इससे ट्रंक बैलेंस डेवलप करने में आसानी होती है और जो बच्चों की हिप स्टेबिलिटी है, जो कूल्हे की मसल्स की स्टेबिलिटी इससे बहुत अच्छी आती है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस आप करा सकें तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। और जो सबसे लास्ट में है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी जब तक उसकी लेग मसल्स और उसकी बाकी चीज़ें डेवलप होती हैं तो एक पैरों को सीधा, दोनों पैरों को सीधा करके भी बच्चा बैठ सकता है अगर उसमें उसका ट्रंक बैलेंस बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डब्लू सिटिंग में बच्चे को नहीं बैठने देना है, इनमें से किसी भी पोस्चर में बैठा सकते हैं। अगर बच्चे में थोड़ा सा सिटिंग बैलेंस है तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें हैं, छोटी चेयर है, छोटा स्टूल है जिसमें कि बच्चे के पैर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ज़मीन से टच करते रहें ताकि उसको इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ना हो। या इस तरह का बीन बैग टाइप का जो है, तो इस टाइप का कुछ भी सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें कि बच्चा कंफर्टेबली बैठ सके उसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। अब
कैसे उसकी पोजीशनिंग करनी है। अभी हमने हैंड फंक्शन एक्टिविटी नहीं शुरू करी है, अभी हम केवल इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा कैसे बैठ जाए ताकि उसका सिटिंग बैलेंस बना रहे। उसके बाद तभी हम हैंड फंक्शन पर ध्यान देंगे। तो पहली चीज ये समझना है कि सीधा बैठना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोर मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, पीठ की, गर्दन की, ये सारी उनकी एक्सरसाइज अगर नहीं है तो उनके लिए एक्सरसाइजेस करानी है। और उसके अलावा सीपी चेयर और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अगर हैंड फंक्शन करना है तो उसके लिए कोहनी और कंधा इन दोनों को भी मजबूत होना और इनका प्रॉपर जो काम कर पाना ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें लगता नहीं है, एहसास नहीं होता, लेकिन होता यही है कि अगर हमें हाथ से भी करना है तो ये कंधा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है या कोहनी मुड़ रही है, तो बिना उसके हम हाथों की गतिविधि जो फाइन मोटर है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर बच्चा ठीक से अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, तो जैसा कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया था प्रोन स्टैंडर्ड, उसको हम यूज कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत बच्चा उसका सिटिंग बैलेंस है तो एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग और सपोर्टिंग पैड्स और इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करके उसको ठीक से पोजीशनिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि उस समय बच्चे का ध्यान उधर ना जाए कि उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है या इधर उधर गिर रहा है या उधर उसको समस्या हो रही है कि हमें अपना बैलेंस संभालना है। जब उधर से ध्यान हटेगा तब वो हाथों पर ध्यान दे पाएगा। जैसा कि ये आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, इन फोटोग्राफ्स में जो कोर मसल्स हैं कंधे की, गर्दन की, पीठ की, ये सारी मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है उसके लिए ये एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। इसके लिए एक अलग से हमारी टॉक होगी जो कि डाला जाएगा कि कैसे ये कोर मसल्स की एक्सरसाइज करानी चाहिए और क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं। ये भी है, बॉल पर कराई जा रही है, बोल्स्टर पे है। और बॉल पे कराने समय एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगी कि बहुत बार ये देखा गया है कि लोग बॉल पर कराने का मतलब होता है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बॉल को घुमाने लगते हैं। प्लीज़ वो नहीं कराना है। इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही फास्ट और बहुत इस तरीके से कभी नहीं कराना है, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इन चीज़ों को स्लोली करना है और बहुत ही प्रॉपरली करना है, सही तरीके से करना है, तभी फ़ायदा मिलता है। अब अगर हमें थेरेपी के क्या क्या मेथड हैं हाथों के लिए, तो जैसा कि पहले भी बात हुई थी, स्ट्रेचिंग और जॉइंट मोबिलाइजेशन। लेकिन ये जो अगर हम स्ट्रेचिंग या जॉइंट मोबिलाइजेशन करा रहे हैं, ये बहुत ही हल्के तरीके से और बहुत ही एक पर्टिकुलर स्टाइल से होना चाहिए, जो कि एक ट्रेन्ड पर्सन जो होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वही लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से समझ करके, मतलब कि एक्टिव और पैसिव का मतलब ये है कि आप पहले खुद कराएं और फिर बच्चा कर पाए, तो ये एक तरह की हो गई। इसके अलावा ताकत अगर बच्चे के हाथ में बहुत वीकनेस है तो उसके लिए ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, इलास्टिक टेपिंग होती है, आगे उसकी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी। कई बार जैसे मैंने बताया कंधे की, कोहनी की पोजीशनिंग जरूरी होती है और अगर वो ऐसे नहीं आ पा रही है तो उसके लिए इलास्टिक टेपिंग करके उनको एक पोजीशन में लाया जाता है ताकि फिर वो हैंड फंक्शन, हैंड की जो फाइन मोटर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मसल्स हैं, वो ढंग से काम कर सकें। एक होता है CIMT या कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मैनुअल थेरेपी। इसका भी एक मेथड होता है जिसमें कि हम जो अफेक्टेड हैंड है उससे काम कराने की कोशिश करते हैं। इसको भी आगे दिखाया जाएगा। बाई मैनुअल थेरेपी, जिसमें दोनों हाथों से काम कराया जाता है। जब ये सारी चीज़ें करने के बाद धीमे धीमे ये लगता है कि अब बच्चा डेवलप हो रहा है, उसके हैंड फंक्शंस इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसको एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही है कि बच्चा अपने जीवन के काम खुद से कर सके, तो उसमें उसको ट्रेनिंग देनी है। आप ये मत सोचिए कि पूरा ठीक हो जाएगा सब कुछ तो वो करने लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो ब्रेन होता है हर चीज़ को अडाप्ट करता है। किसी एक्टिविटी को जब हम बार बार कर रहे हैं तो उसकी इमेज उसके ब्रेन में बनती है और तब वो धीमे धीमे उन चीज़ों को उसके कमांड देने लगता है।
तो उन चीज़ों की भी ट्रेनिंग बहुत ही समय से शुरुआत करा देना ये बहुत ज़रूरी होता है। और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो सूक्ष्म काम होते हैं, पेंसिल पकड़ना है या कोई और चीज़ पकड़ना है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको करवाना। और इसके बाद बच्चे को अब ये अपने बाकी काम करने लग जा रहा है, तो अगले स्टेप होता है कि बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाना, तो राइटिंग, हैंड राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट कराना। ये सारी चीज़ें आती हैं हैंड थेरेपी के लिए, जिसको कि हमें कराना चाहिए एक के बाद एक। तो जैसे अब स्ट्रेचिंग एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइजेस है, जैसा पहले भी बताया गया था कि अगर स्पास्टिसिटी है तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। और अगर जब भी हम इसको करा रहे हैं तो बहुत ही लाइट तरीके से, बहुत कोमल तरीके से कराना है, कभी भी फास्ट या बहुत फोर्स लगा करके नहीं कराना है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने आज लगाया और कल से बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें समय लगता है। धीमे धीमे जब आप रोज कराएंगे तब ब्रेन को ट्रेनिंग होगी, उन चीज़ों की इमेज बनेगी और तब धीमे धीमे वो काम करना शुरू करेगा। इसके अलावा अगर बच्चे में आप उसको करने के लिए मालिश करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की है और किस तरह की पाउडर मसाज कर सकते हैं। आइस पैक लगाना है, या फिर अगर बच्चा बहुत बेचैन हो रहा है, उसको आपको कंसंट्रेट रखना है या उसके दिमाग को शांत रखना है, तो आप म्यूजिक चला सकते हैं, बच्चों को खिलौने दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि आपको कुछ भी इस तरह की चीज़ करना है कि उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, उसको पेन ना हो रहा हो ज़्यादा और उसका दिमाग शांत रहे, उसको आपको कोशिश करना है। तभी वो अपने हैंड फंक्शन में, हैंड एक्टिविटीज़ में जो कराया जा रहा है उसको ध्यान देगा। कई बार होता यह है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं कर रहा है तो गुस्सा होने लगते हैं। आप ये समझिए कि वो करना चाहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस चीज़ को महसूस करिए कि उस बच्चे का हाथ घूम ही नहीं रहा है, उसकी ब्रेन से कमांड ही नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि नहीं करो, तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको धीमे धीमे ही उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उस समय बच्चे के दिमाग में बहुत जोर लग रहा है, वो उस चीज़ को कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो भी टेंशन में आ रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो इरिटेट होता है। तो आपको बच्चे को शांत करना है और शांत करने के बाद तब उसको आपको करवाएंगे तो फिर वो आपको कोऑपरेट करेगा, ऐसे फिर वो कोऑपरेट नहीं करेगा। अब इसमें करना यह है कि जो हर एक जो जोड़ है उसको आपको देखना है। वो असेसमेंट में जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे उसमें कि उसकी कितना उसका रेंज ऑफ मोशन है उस जॉइंट का, और उस रेंज ऑफ मोशन में जितना वो मैक्सिमम अगर आराम से जो करा रहे हैं उसके हिसाब से वो कर पा रहा है, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को आपको बढ़ाते चले जाना है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बिना उसको फोर्स लगाए और धीमे धीमे होना चाहिए, तभी इसमें होगा। नहीं तो क्या होगा कि उससे अगर बच्चा डर जाएगा तो वो जो करता है वो भी नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज हो गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर उसके बच्चे के हाथ की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां अगर कमजोर हैं, तो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है। उसके लिए वजन उठा करके या एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी जोर लगा करके आप इस तरह से चीज़ें करा सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इलास्टिक बैंड, एक कुछ स्ट्रेचिंग बैंड लिया गया है, इसको पकड़ करके अगर ऐसे खींचेंगे तो वो भी डेवलप करता है, थेरा बैंड कहते हैं इसको। तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करके उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को पलटना है, छोटा बच्चा है, पलटना नहीं आया, पलटना है, तो पलटने में हैंड फंक्शन चाहिए होता है, तभी वो कर पाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि वो उसके कंधे मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या बाकी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, वो अपना वजन ले पा रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर क्रॉलिंग करना है तो उसके लिए बच्चे को हाथों पे वजन लेना है, अगर हाथ पे वजन नहीं ले पा रहा है तो वो क्रॉलिंग ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले वजन ले पाए, फिर हाथी की तरह चल पाए, मतलब कि दोनों हाथ दोनों पैर सीधे रख करके और 4 उस पर चल पाए। इसके अलावा जो रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं, दीवार को धक्का देना है, इस टाइप की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिससे कि उसके मांसपेशियों में ताकत आती है और दोनों हाथों की एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ये सारी एक्टिविटीज से उसकी स्ट्रेंथ की अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है।
इस आप अगर फोटोग्राफ में देखें तो जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इलास्टिक टेपिंग यहाँ यूज़ करी गई है, यहाँ पर बच्चे के कंधे को स्टेबलाइज करने के लिए और कोहनी को स्टेबलाइज करने के लिए, और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके थंब को, उसके जो अंगूठा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये इलास्टिक टेपिंग करी गई है। जब हम इसको करेंगे तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। जैसी भी जिस बच्चे की ज़रूरत होती है ये प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपका थेरेपिस्ट ही बता सकता है, या आपके स्पेशलिस्ट जो हैं या ऑर्थोपेडिक्स जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं, सर्जन हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे करना है इसको। इसके बाद आपको एक जो अब नेक्स्ट जो तरीका होता है ये है कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, CIMT जिसको हम कहते हैं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत बार होता है, ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि एक हाथ में फंक्शन थोड़ा सा बेटर होता है और एक हाथ में कम होता है। कई बार एक हाथ का लगभग नॉर्मल होता है, एक हाथ कम होता है। तो अब डेफिनेटली जो हाथ का फंक्शन नॉर्मल है, बच्चा सारा काम हो कि उसके लिए वो आसान है, वो सारा काम उसी से करता है। जो अफेक्टेड हैंड है उसको छोड़ देता है, नहीं किया जाता। आप कितना भी बार बार कहोगे तो भी वो, क्योंकि उसके लिए वो आसान है, वो बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल हाथ है, जिसका फंक्शन ठीक है, उसके फंक्शन को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रोक दिया जाता है। उसको किसी भी तरीके से उसको बांध करके या कई तरीके होते हैं उसमें, कुछ ब्रेसिंग करके उसको दिन में 4 घंटे 3 घंटे उसको रोक दिया जाए, और उस 3-4 घंटे में उसको ये एनकरेज किया जाता है कि जो अफेक्टेड हैंड है उससे बच्चा काम करे। तो उस समय चूंकि उसका जो नॉर्मल हैंड है वो बंधा हुआ है, तो उसको जोर अपने दिमाग पे लगाना ही पड़ेगा कि मुझे इस हाथ से काम करना है। उस समय उसको प्यार से बच्चे को समझाइए और उससे कुछ ऐसे काम कराइए जो उसके इंटरेस्ट के हों। तब वो जब उस काम को करेगा तो धीरे धीरे, कम से कम इसमें 1.5 से 2 महीने लगते हैं, जब तक कि आपको रेगुलर कराना है, और उसके बाद धीमे धीमे उसको ये समझ में आने लगता है कि इस हाथ से भी हम काम कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इन दोनों फोटोग्राफ्स में जो सामान्य हाथ है, जो नॉर्मल हाथ है, उसमें ब्रेस के द्वारा उस हाथ को रोक दिया गया है। और इससे क्या होता है कि बच्चे को अब अपना जो अफेक्टेड हैंड है उससे ही काम करना पड़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको उस समय सपोर्ट करना पड़ेगा उसको काम कराने के लिए। अगर आप खाली बांध कर छोड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो नहीं होना चाहिए, फिर सारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो आपको उसके साथ लग करके उसके जो इंटरेस्ट के काम है वो कराने हैं। फिर एक टेक्निक होती है बाई मैनुअल हैंड थेरेपी। इसमें दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और ये कोशिश करी जाती है कि जो अफेक्टेड हैंड है, जो प्रभावित हाथ है, वो हेल्प करे जो नॉर्मल हैंड है। क्योंकि आपने दोनों हाथ खोल दिए हैं। पहले तो आपने जैसे CIMT कराया, आपने जो अफेक्टेड हैंड से ही काम कराया, अब वो करने लगा हाथ, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर पा रहा है उतना, तो कुछ समय के बाद आपको धीमे धीमे, अब जब उसकी कुछ एक्टिविटी, कुछ फंक्शन आ गए हैं, तो अब आप सामान्य हाथ से भी काम करने दीजिए, लेकिन जो अफेक्टेड हाथ है वो आप उसको प्रेरित करिए कि वो उस हाथ की सहायता करे उस काम को करने में। दोनों हाथ से उसे उठा के कोई सामान रखना, दोनों हाथों से एक ऐसी चीज करना, तो जो बच्चा एक हाथ से काम नहीं कर पा रहा था अब वो दोनों हाथ से काम कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं बाई मैनुअल हैंड एक्टिविटी। अब इसमें हमें और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मूवमेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हैंड एक्टिविटीज़ जिनसे इम्प्रूव हो सकती है। जैसा कि शुरुआत में भी बताया गया था कि कंधे और बाह को स्थिर स्थिति में रखना है। किसी भी एक कहते हैं कि रीच टू द ऑब्जेक्ट, इंटेंशनल मूवमेंट, हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये खिलौना है, ये चीज़ है, इसकी तरफ हमें हाथ बढ़ाना है, तो वो आपको उसको प्रेरित करना है बच्चे को कि वो उस चीज़ को पकड़े। इसके बाद आता है कि ग्रैस्प, कई तरह के ग्रैस्प होते हैं। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए कई तरह के तरीके होते हैं, जो कहते हैं कि इस तरह से सिलिंड्रिकल ग्रैस्प होता है, ये वाला ग्रैस्प होता है, पिंसर ग्रैस्प होता है। तो ये सारी तरह के अलग अलग तरह के ग्रैस्प, उसको जो अपने आप बच्चा नहीं सीख पा रहा था वो आपको उसको अलग अलग तरह से सिखाना है। इसके अलावा
अब जब ये बच्चा सीखने लगेगा तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है होल्ड। मतलब कि किसी चीज को आपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और अब वो उस बच्चे को उस वस्तु को उस हाथ में पकड़े रहे और होल्ड करके रखे, ऐसा नहीं हो कि गिरा दे, तो उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा देर तक बनाए रख पाए। एक फिर ये सिखाना है। तो पहले बच्चा होल्ड करना सीखता है, फिर छोड़ना, फिर उसको सिखाना है कि जब वो चाहे तो उस बच्चे को उस सामान को वो छोड़ पाए। तो ये एक के बाद एक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको सिखाने हैं। पहले तो कंधे और बाह की स्थिति को स्थिर रखना है, सामान तक पहुंचना है, फिर उस सामान को कैसे पकड़ना है, पकड़ करके पकड़े रहना है, और अब उसको जब वो चाहे तो अपने हिसाब से उसको छोड़ सके। इस तरह से एक एक करके ये सारी चीजों को आपको कराना है। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।